माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रही है उसमें भी जो लास्ट पेपर आपका है स्टैटिस्टिक, उसके प्रैक्टिकल एमसीक्यू एज वेल एज आपको थोड़ा बहुत थ्योरी का भी कंसेप्ट वाइज आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ध्यान दीजिए। आप जो वीडियो देखते हो, कल मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंट का वीडियो अपलोड किया था, वो पूरा 40 मिनट का वीडियो था। उसमें कई बच्चों ने कुछ कुछ पार्ट स्किप किया। अब वो स्किप किया हुआ ही उनको एग्ज़ाम में मिला, ऐसा उनका कहना था कि सर हमने बाद में वीडियो देखा और वही वाला क्वेश्चन था हमारे पेपर में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ भी स्किप मत करिए, 0 से लेकर एंड तक आप पूरा वीडियो देखिए। जो स्किप किया शायद ऐसा हो सकता है वही चीज़ आपके कल के पेपर में आए और आपके मार्क्स छूट जाए, आपसे गलती हो जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर 1 और 3 में यहाँ पर आपको साथ में समझाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोरिलेशन RXY के तौर पे बोला जाता है। रिलेटेड वेरिएबल्स, क्लोजनेस ऑफ वेरिएबल बताता है ये। और उसके साथ याद रखना है उसकी कुछ एग्जांपल, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर, सेल्स एडवर्टीजमेंट, प्राइस, डिमांड ऑफ कमोडिटी, हाइट वेट ऑफ पर्सन, सेल्स ऑफ एयर कंडीशनर एंड टेम्परेचर। ये सब एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें साइमल्टेनियस वेरिएबल होना चाहिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर कैजुअल कनेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव कहा जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव कहा जाएगा। और यहाँ याद रखना है ये कि R क्या बताता है, डिग्री एंड डायरेक्शन बताता है। तो R के ऊपर ये भी एक क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कितने, तो 3 टाइप के कोरिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट। तो R अगर +1 है परफेक्टली पॉजिटिव कहा जाएगा, याद रखिएगा। +1 का मतलब परफेक्टली पॉजिटिव, -1 का मतलब होगा परफेक्टली नेगेटिव। और जो R अगर 0 है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। यहाँ पर सेम डायरेक्शन यूज होगा क्योंकि परफेक्टली पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज R इज -1। मेथड्स कितनी यूज होती है, तो यहाँ पर याद रखिए हम मेथड 3 यूज़ करते हैं यहाँ पर हमारी बुक में, पर चौथी मेथड का नाम लिखा हुआ है। तो 3 मेथड आप समझ के चलिए। स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। कई बार इधर से भी MCQ बना देते हैं कि रैंक कोरिलेशन मेथड किसकी है, तो स्पीयरमैन की, ठीक है। और कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कही जाती है, और स्कैटर डायग्राम। ये तीनों मेथड को अभी पहले थोड़ा समझ लेते हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड में याद रखिए यहाँ पर जब भी लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ऐसा लिखकर क्वेश्चन आए, और याद रखना है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट है और अपर राइट है, तो उसका मतलब है स्ट्रेट लाइन में अगर सारी वैल्यूज अगर स्ट्रेट लाइन में है ना, एक ही लाइन में सब है, तो आपको आंसर देना है परफेक्ट पॉजिटिव। इसी तरह लोअर राइट और अपर लेफ्ट है और स्ट्रेट लाइन में सारी वैल्यूज है, तो आपको बताना है ये परफेक्टली नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव। और अगर अराउंड द स्ट्रेट लाइन है और वही सेम बात, अराउंड द स्ट्रेट लाइन और वही सेम बात मतलब लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो आपको आंसर बताना है कि वो पार्शियल पॉजिटिव है। और इसी तरह स्ट्रेट लाइन के आसपास है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन पर उसके आसपास है, और सेम चीज़ लोअर राइट टू अपर लेफ्ट लिखा हुआ है, तो आपको आंसर बताना है पार्शियल नेगेटिव। और लास्ट याद रख लीजिए कि अगर इस तरह से बताया जाए, हैप्पीजार्डली और रैंडमली वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आप बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल R की वैल्यू 0 होगी। तो स्कैटर डायग्राम के बेसिस पे इतने में से ही MCQ बनाकर पूछा जा सकता है। अब आगे समझ लीजिए कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इसकी तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझ आनी चाहिए कि R की फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएशन बिटवीन X एंड Y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y को मल्टीप्लाई किया जाता है डिवाइड में। तो ये हो गया उसका बेसिक फॉर्मूला। SXY अपॉन SX इंटू SY भी कहा जाता है। कई बार फॉर्मूला भी आपको MCQ में पूछने के चांसेस रहते हैं, तो फॉर्मूला भी अच्छे से समझ लीजिए सारे चैप्टर में। कोवेरिएशन XY का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन n, जहाँ पर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और वो जो ऊपर हमने यूज़ किया है वो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेविएशन फ्रॉम मीन है।
अब यहाँ पर बात करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग 12th में पढ़ के आए हो, वो ओरिजिनल फॉर्मूला जो थी उसके ऊपर से ही आई है। रेंज क्या है वो याद रखें, रेंज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं। आर की रेंज क्या है, कोरिलेशन की रेंज है -1 to +1, और अगर ये इस तरह से MCQ में ऑप्शन नहीं है तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं -1 <= और <+1, ये वाला भी पॉसिबल है। MCQ में ये लिख कर दिया होगा या तो इस तरह से होगा। और फिर याद रखना है कि आर की यहाँ पर 0 वैल्यू लिख कर दिए तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, तो MCQ इस तरह से इसमें से निकल कर आएंगे कि आपको R² की रेंज पूछी जाए। R² मतलब आगे आने वाला है, उसमें भी समझाऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहा जाता है। R² की रेंज 0 to 1 होती है और उसको इस तरह से लिखा जाता है 0 = R² <= 1। तो R की वैल्यू के ऊपर से R² निकलता है। और यहाँ याद रखिए ये MCQ तो बहुत बार मिलता है, यहाँ लिखा होता है कोरिलेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। याद रखिए इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों में आना चाहिए इंडिपेंडेंट, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों के लिए वो इंडिपेंडेंट है। और इसी से कोरिलेशन के बाद MCQ निकल कर आता है रिग्रेशन में, इसी के ऊपर है, वहाँ पर आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट स्केल। तो याद रखिएगा ये सब बातें। और यहाँ देखिए सबसे पहले इसके ऊपर से भी MCQ बहुत सारे बनकर आते हैं कि आपको यहाँ लिखा हो -1 to 0, उसके रिलेटेड कौन सा कोरिलेशन, तो -1 to 0 को आप कहोगे नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जैक्टली अगर -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव कहना है। -1 से 0 को नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है और 0 से +1 को कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पर एग्जैक्टली +1 दिया हो तो उसको परफेक्टली पॉजिटिव कहा जाता है। तो याद रखिए एग्जैक्टली +1 लिख कर दिया है तो वो परफेक्टली पॉजिटिव कहा जाएगा। एग्जैक्टली आपको -1 लिख कर दिया है तो परफेक्टली नेगेटिव। -1 to 0 को नेगेटिव कोरिलेशन और 0 to +1 को पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा और 0 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर से ही टेक्स्ट बुक में MCQ और टेक्स्ट बुक के MCQ करके जाओगे, वो सब इनफ है। चलिए यहाँ पर आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड पहले तो समझा देता हूँ। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड में आपको याद रखना है कि जिसको आप मेज़र नहीं कर पा रहे हो इस तरह का डेटा यहाँ पर रैंक दिया जाता है। तो क्वालिटेटिव नेचर होगा, ऑनेस्टी उसका एग्जाम्पल है, ब्यूटी, इंटेलिजेंस वो सब एग्जाम्पल है इसके, जिसको आप कभी मेज़र नहीं कर सकते हो तो आप उसको रैंक दे सकते हो। रैंक X और Y इस तरह से RX और RY कहा जाता है। उसके ऊपर से फॉर्मूला बनती है 1 - 6 सिग्मा d² n² -1, जहाँ पर सिग्मा d² को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक कहा जाएगा। सिग्मा d = 0, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑलवेज 0 होता है, सिग्मा d याद रखिए कहीं पर भी। और सेम रैंक अगर आता है तो याद रखना है ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में होता है और एग्जाम में भी आ सकता है। सेम रैंक में याद रखना है परफेक्टली पॉजिटिव R+1 का आंसर आएगा, क्योंकि सेम रैंक होने से क्या होगा सभी D 0 हो जाएंगे, d² का टोटल भी 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला में सिर्फ बचेगा +1। और इसी तरह एक और MCQ पूछा जा सकता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन के रैंक हो तो R की वैल्यू -1 आएगी, उसको परफेक्टली नेगेटिव कहा जाएगा। और ये बात याद रखिए जब रिपीटेड नंबर आते हैं, m अगर रिपीटेड नंबर वाली बात है तो करेक्शन फैक्टर या CF आप बोल दो m³ - m/12 लिया जाता है। तो ये था आपका स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड। अब प्रोबेबल एरर की फॉर्मूला याद रख लीजिए और फॉर्मूला के ऊपर से भी MCQ पूछे जा। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, R² उसको कहा जाता है। उससे आपको जो कॉज एंड इफेक्ट का जो एजम्पशन था उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, तो उसमें नियरेस्ट टू 1 होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली अगर +1 आ रहा है तो वैलिड एजम्पशन है और 0 के नज़दीक आ रहा है तो वो एजम्पशन आपका वैलिड नहीं है। तो उसकी रेंज क्या है, 0 to 1 उसकी रेंज है। R² की रेंज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 0 to 1 R² की रेंज है और उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है।
चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। कोई क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्राइस डिमांड किस तरह का एग्जाम्पल है, तो नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक वेरिएबल इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दी है आपको, उसका यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला कौन सी है वो पहचाननी हो सकती है। 3-4 फॉर्मूला दे सकते हैं कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन की, उसमें से सही वाली कौन सी फॉर्मूला आपको चूज करना हो सकता है, ऐसा एमसीक्यू हो सकता है। देखिए 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 ना दिया और ऑप्शन में ये है, तो भी ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एन क्यूब माइनस एन लिखा हुआ है। तो इस तरह के चैप्टर 1 के बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए। अब टेक्स्ट बुक में से कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास लेटेस्ट वाली टेक्स्ट बुक होगी तो ये सब चीज़ें टेक्स्ट बुक में ही है। मैं आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उसको अच्छे से देख सकते हो। तो सबसे पहले याद रखिए, यहाँ पर जो पहला ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के ऊपर से ही एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आएंगे, तो ये सारी चीज़ें मत भूलना। माइनस साइन दोनों में है तो जो आर था वही रहना चाहिए, मतलब यहाँ आर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करनी है। दोनों माइनस साइन है तो वो जो था आंसर वही रहेगा। पर देखिए इन्होंने माइनस साइन दी है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ ट्रू फॉल्स है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉल्स है, पर एग्जाम में इसमें से एमसीक्यू आए तो याद रखिएगा आपको 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। जो 0.78 था वही का वही रहना चाहिए, क्योंकि 2 माइनस साइन का आंसर वही रहता है। 1 माइनस साइन है तो आपको आंसर चेंज करना है, उसकी साइन चेंज करनी है। ध्यान रखें 1 माइनस है तो उसकी साइन चेंज करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्कैटर डायग्राम में अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो उसको एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉल्स है क्योंकि वहाँ पर हमने सीखा कि दूसरा पार्शियल रिलेशन भी है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, तो पार्शियल रिलेशनशिप भी पॉसिबल है। सिग्मा डी स्क्वायर 0 है। थर्ड क्वेश्चन में सिग्मा डी स्क्वायर 0 है तो नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको आगे समझाया सिग्मा डी स्क्वायर 0 है तो भी परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन कहा जाएगा, +1 आंसर आएगा आर का। फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए 0.6 आपको आर दे रखा है और कहा है ट्वाइस करने से क्या अफेक्ट करेगा, वो 0.3 हो जाएगा। नहीं, ट्वाइस करने से या आपको उसको डिवाइड करने से आर की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। 2 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, आर इज 0, यस सही है, 5th वाला सही आंसर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं तो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.6 दे रखा है, x में 0.2 ऐड करो, y में 0.2 ऐड करो तो वो 0.8 बन जाएगा, गलत है, नो चेंज। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, मेजर्स के ऊपर है। मैंने कहा आपको यहाँ सेंटीमीटर को आप हाइट की सेंटीमीटर और इंच कन्वर्ट कर दो तो आर को कोई इफेक्ट नहीं करता है, आर जो 0.6 था वही रहने वाला है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, उसी में से एमसीक्यू बनकर आएंगे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक पूछा हुआ है, आर की वैल्यूज को आपको बताना है कि रेंज क्या है, उसको -1 to +1 आर की रेंज है। और आर 0 होने का मतलब वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। परफेक्टली पॉजिटिव में आर की वैल्यू +1 आएगी और 2 वेरिएबल परफेक्टली नेगेटिव तो आर की वैल्यू -1 आएगी। फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइमल्टेनियस चेंजेस इन 2 वेरिएबल आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव है और ऑपोजिट डायरेक्शन में याद रखिए नेगेटिव रिलेशन है। फिर यहाँ लिखा है कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल आना चाहिए। 7th याद रख लीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर 0 है तो आर की वैल्यू परफेक्टली पॉजिटिव यानी +1 आएगी। परफेक्टली पॉजिटिव भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, आर की वैल्यू पहले प्लस में है, एक्स वाई में है, एक्स प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो आर की वैल्यू जो थी वही रहेगी। एक्स प्लस में वाई प्लस में है तो आर की वैल्यू जो थी वही रहेगी। एक्स माइनस वाई माइनस दोनों माइनस तो आर की वैल्यू जो थी वही रहेगी। पर चौथे में देखिए एक्स प्लस में और वाई माइनस में तो आर की वैल्यू 0.5 अब माइनस हो जाएगी। तो इस तरह के भी एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आ सकता है, टेक्स्ट बुक में से ही आने वाला है वो श्योर है। इफ ऑल पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम आर इन वन लाइन, आर की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर एक लाइन में कहा है और ये नहीं कहा कि इंक्रीजिंग और या अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो नहीं कहा है। तो स्कैटर डायग्राम में 2 आंसर पॉसिबल है, परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव। तो यहाँ ऑप्शन होगा प्लस और -1, याद रखिए प्लस और -1 आएगा। वे में आर स्क्वायर की वैल्यू कितने के बीच होगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी। और इसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पास लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है तो
चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, उसी में से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू है जो आप पढ़ेंगे, आपको आंसर पीछे दे रखे हैं, ये रहे आंसर्स, आपको उसको पहले समझ लेना है। और यहाँ जो प्रैक्टिकल कुछ ऐसे है जिसमें आपको समझ नहीं आए तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये एमसीक्यू आने का चांसेस बहुत रहता है। 5th नंबर 2x + 3y + 4 = 0 दे रखा है और उसमें कहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y आप बताइए। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट पे ही बताना है। तो x यहाँ पर और y भी सेम साइड पे है, तो आपको कोई एक वैल्यू को ऑपोजिट साइड बतानी है, तो उसकी साइन माइनस हो जाएगी। अगर x मैं यहाँ पर बताऊँ y सामने, तो y की साइन नेगेटिव हो गई, तो फिर एक प्लस में एक माइनस में, मतलब r की वैल्यू माइनस में है, तो इसका आंसर होना चाहिए r नेगेटिव आना चाहिए। तो 5th क्वेश्चन का देखिए आप आंसर नेगेटिव होना चाहिए, -1। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। r x y -0.2 है और इस तरह से लिख कर दिया है। अब इसको बताइए कि r क्या होगा। तो यहाँ पर x की साइन देखनी है आपको कि x की क्या साइन है, प्लस है, y की साइन क्या है, प्लस है, बस और कुछ नहीं करना है। दोनों अगर प्लस साइन है तो r की वैल्यू जो थी वही की वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो r की वैल्यू पहले से -0.2 थी, तो अब आंसर में भी -0.2 ही रहेगी। ठीक है, यस वही है। तो इस तरह के एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो आप फटाफट आंसर दे पाओगे, पर पहले आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो ये वीडियो अच्छे से देखते रहिए। रैंक में यहाँ पर पूछा हुआ है सेम ऑर्डर, तो देखो सेम ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा डी स्क्वायर 0 हो जाता है। 0 हो जाता है तो उसका आंसर +1 आता है, परफेक्टली पॉजिटिव। तो यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो आंसर आपको बोलना है 0, और अगर r पूछा है तो आपको बोलना है एग्जैक्टली +1। देख लीजिए यहाँ पर आंसर में दे रखा है 7th में 0। चलिए आगे बात करते हैं हम 8 नंबर। 8 नहीं करना है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। 9th में पूछा हुआ है विच मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो रैंक कोरिलेशन में हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को स्टडी में नहीं कवर करते हैं, याद रखिएगा। 11 नंबर इफ टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोवेरिएशन। इंडिपेंडेंट में r की वैल्यू 0, कोवेरिएशन भी 0 ही होगा, तभी तो r 0 आया। तो कोवेरिएशन की वैल्यू पूछी है तो भी 0, r की वैल्यू पूछी है तो भी 0 ही। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पूछा हुआ है क्वेश्चन कि वेरिएबल r आपको दे रखा है 0.5 और कहा हुआ है कि एक में अगर आप डबल कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन इज डबल है ना, सारे ऑब्जर्वेशन को डबल कर दिए जाए। इफ ईच ऑब्जर्वेशन आर डबल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। डबल कर लो, डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर की वैल्यू उतनी की उतनी रहती है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर ये याद रखिए कि वो 0.5 है तो 0.5 ही रहेगा। तो ये इससे भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए y = a + bx जो रिग्रेशन में हम यूज़ करते हैं और वहाँ b > 0 है और a इज़ <0, देन व्हाट इज़ द r। तो r की वैल्यू होगी +1। चलिए उसके बाद 14th क्वेश्चन, तो यहाँ पर बताए बेस्ट मेथड कौन सी है जो क्वालिटेटिव डेटा को मेज़र कर पाए। तो उसके लिए आपको याद रखना है रैंक कोरिलेशन मेथड, इसका आंसर है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। सीधा 18th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बीच के नहीं करने हैं क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए x और y दोनों का आंसर r दे रखा है और यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्या r हो सकता है, और एक और बार पूछा है कि r की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ जो पहले में 0.85 दे रखा है वही यहाँ पर आंसर है, पर साइन आपको समझनी है। पहले वाले में x का प्लस साइन है, y का भी प्लस साइन है, तो दोनों प्लस है तो r का वैल्यू भी जो पहले था वही रहेगा, यानी 0.85 ही आने वाला है पहले ब्रैकेट में, पहले फिल इन द ब्लैंक में। दूसरे ब्लैंक में आपको क्या डालना है, ध्यान दीजिए x का साइन प्लस है पर y का साइन माइनस है, तो यहाँ पर जो ओरिजिनली दे रखा था उससे ऑपोजिट आंसर, मतलब ओरिजिनली प्लस में दे रखा था तो यहाँ आंसर माइनस में आना चाहिए। तो पहले ब्लैंक में आपको 0.85 और दूसरे में -0.85। यहाँ 19 नंबर भी उसी से जुड़ा हुआ है, समझ लीजिएगा। यहाँ आपको y = -5 + 3x दे रखा है और r की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखिए यहाँ y प्लस में है और x b प्लस में है। देखो x का साइन प्लस है और y का साइन भी प्लस है, तो r की वैल्यू भी प्लस में ही आएगी। तो यहाँ पर आंसर है r पॉजिटिव। और इसी तरह दूसरे में देखिए r की साइन बदल जाएगी क्योंकि y प्लस में और x माइनस में है, y प्लस में और x माइनस में, तो r का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो +1 एंड -1 आंसर है 19 क्वेश्चन का।
+1 एंड -1। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम 20 को। यहाँ पर r की वैल्यू 0.67 दे रखी है, x की साइन देखिए प्लस है, y की साइन देखिए प्लस है, तो जो है वही आंसर रहेगा 0.67। पहले भी प्लस में था, अब भी प्लस में रहेगा। फिर से समझ लीजिएगा, x का साइन प्लस है, y का साइन प्लस है, तो जो था वही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी आना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, यस वही आंसर है। 21 समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि Rx और Ry दोनों सेम है। Rx Ry दोनों सेम है, तो आगे भी क्वेश्चन आ चुका है, सिग्मा डी स्क्वायर 0 और सिग्मा डी स्क्वायर 0, तो फिर R की वैल्यू +1 आएगी, परफेक्टली पॉजिटिव का आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है +1 वो आएगा, या तो लिख कर दे रखे हो परफेक्टली पॉजिटिव आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, नहीं तो फिर आप सेम क्वेश्चन को ये लोग थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछेंगे, ट्विस्टेड करके पूछेंगे और आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ध्यान रखिए, मैंने +1 का परफेक्टली पॉजिटिव भी कहा, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। चलिए बात करते हैं 22। गिव एन इलस्ट्रेशन ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जहां पर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन अप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पर इन्होंने बुक में जो एग्जाम्पल लिखा है वो अभी का रिसेंट है कि टेम्परेचर बढ़ने पे सेल्स ऑफ एयर कंडीशनर बढ़ जाता है, तो वो परफेक्टली पॉजिटिव का एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हो। 23 नंबर, एग्जाम्पल दिए हो और उसमें से सिलेक्ट करना हो पॉजिटिव कोरिलेशन वाला, एग्जाम्पल दे रखे हो उसमें से नेगेटिव कोरिलेशन सिलेक्ट करना, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। नेगेटिव में याद रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, एक में इंक्रीज तो दूसरे में डिक्रीज, ठीक है, नेगेटिव में ऐसा होता है। रेटिंग लाइन बोला है, अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं बताया, सिर्फ एक लाइन, तो याद रखिए वो प्लस और -1 दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसने अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बताया है। अपवर्ड होता तो हम परफेक्टली पॉजिटिव कहते हैं, और अगर डाउनवर्ड होता तो हम परफेक्टली नेगेटिव कहते हैं, पर यहाँ पर एक लाइन है, इतना बता दिया, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बताया, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लस और -1 23 का। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 का MCQ और उसकी प्रैक्टिस। आप यहाँ पर मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उतना करके जाइए, एग्जाम में आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या सबसे पहले आपको आना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट बुक में से आपको कौन कौन से MCQ करने हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए 2 वेरिएबल के बीच। याद रखिए, एस्टिमेट किया जाता है अननोन वेरिएबल को या अननोन वैल्यू को फ्रॉम द नोन वैल्यू, ये इसका बेस है चैप्टर का। रिग्रेशन क्या है, उसका वर्ड कहाँ से आया, सर फ्रांसिस गाल्टन ने इनको फाइंड किया था, वहाँ पर उन्होंने स्टडी करी थी हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन के ऊपर 19th सेंचुरी में, तो उस पर भी MCQ बनाकर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इनटू अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल फंक्शन में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो कैजुअल वेरिएबल उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, उसको x से डिनोट किया जाता है, और जो इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y से डिनोट किया जाता है। ये उसका चैप्टर का बेस हुआ कि x क्या है और y क्या है, अच्छे से समझ लीजिएगा। x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानकर चला जाता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल मानकर चला जाता है। तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर उसका एग्जाम्पल है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। रेनफॉल और यील्ड ऑफ क्रॉप उसका एग्जाम्पल है, x वहाँ पर इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। कई बार म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, जहां पर 2 रिग्रेशन लाइन बनकर निकलेगी, y ऑन x एंड x ऑन y। कोई एक किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। जैसे प्राइस एंड डिमांड, तो वहाँ पर प्राइस और डिमांड म्यूचुअली डिपेंडेंट कहे जाएंगे। और यहाँ देख लीजिए, लाइन ऑफ बेस फिट किसको कहा जाता है, तो रिग्रेशन लाइन जो हम ढूंढते हैं उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ द बेस फिट। उस पर भी MCQ पूछा जा सकता है, और वो ढूंढी जाती है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो ये है हमारी बेस्ड लाइन जो स्कैटर डायग्राम में इस तरह से बनती है, और उसको कहा जाता है लाइन ऑफ बेस फिट। रिग्रेशन मॉडल कौन सा है, तो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, जहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट पैरामीटर्स है और u जो है वो रैंडम एरर है। एरर की फॉर्मूला इस तरह से y माइनस वाई कैप, वहाँ पर y एक्चुअल वैल्यू है और
वाई कैप उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमारा रिग्रेशन लाइन है, जो y ऑन एक्स का रिग्रेशन लाइन है उसका फॉर्मूला है रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। बी वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहा जाएगा या रिग्रेशन कोफिशिएंट बोल दो। ए आपका यहाँ पर इंटरसेप्ट कहा जाएगा, ए को इंटरसेप्ट कहा जाता है, बी को स्लोप कहा जाता है। याद रखिए बी इज अ स्लोप एंड ए इज इंटरसेप्ट। आर इज -1 देन बी इज लेस देन 0। ये हमेशा याद रखिएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, मैं आपको प्रॉपर्टी भी आगे समझाता हूँ। आर इज -1 देन बी इज लेस देन 0, आर इज +1 देन बी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर याद रखिए कि वाई ऑन एक्स वाली जो रिग्रेशन लाइन है वहाँ पर बी वाई एक्स ढूंढा जाता है। बी वाई एक्स मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, ऐसा मीनिंग हुआ। y इज डिपेंडेंट ऑन x और जो x ऑन y है वहाँ पर बी एक्स वाई ढूंढा जाता है, जिसमें x ऑन y लाइन कहते हैं और उसमें x डिपेंडेंट है y के ऊपर। x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो बी वाई एक्स ढूंढने का फॉर्मूला क्या बनेगा? कोवेरिएशन बिटवीन x एंड y अपॉन एस एक्स स्क्वायर, जिसको एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पर याद रखिए जो यहाँ एस एक्स स्क्वायर डिवाइड में लिया तो यहाँ एस वाई स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स वाई ढूंढना है और यहाँ पर बी वाई एक्स ढूंढ रहे हैं हम। इसके ऊपर से एक और बात याद रखिए कि यहाँ पर एस एक्स वाई के ऊपर से ये फॉर्मूला थी और आर के ऊपर से फॉर्मूला है आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। क्या यहाँ पर आप बी वाई एक्स ढूंढ रहे हो तो आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, और यहाँ बी एक्स वाई ढूंढ रहे हो तो आर इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। वाई पहले है तो वाई पहले मल्टीप्लाई हुआ, एक्स पहले है तो एक्स मल्टीप्लाई हुआ, वाई डिवाइड में आया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ए ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। यहाँ पर और कैपिटल ए बोल लो या कोई और लेटर, मैंने सी यूज किया है, बुक में कैपिटल ए है, तो एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। यहाँ वाई ऑन एक्स में आप रिग्रेशन लाइन जो ढूंढोगे वो वाई डिपेंडेंट है उसके लिए, तो अननोन वैल्यू वाई है और नोन वैल्यू एक्स है। वाई ढूंढने के लिए एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, तो ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स किया जाएगा, और यहाँ पर एक्स डिपेंडेंट है ऑन वाई तो एक्स अननोन वैल्यू होगी और y नोन वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू के ऊपर से x ढूंढा जा सकता है। तो ये था चैप्टर का बेस और इसके ऊपर से आपको एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टी में से आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं, वो याद रख लीजिए कल की एग्जाम में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टी है, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपने r ढूंढने का फॉर्मूला बना सकते हैं कि r कैसे निकल सकता है। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया जाए तो r मिल सकता है, इससे आर स्क्वायर मिलता है और r ढूंढने के लिए हम उसको अंडर रूट करेंगे, तो उसको कहा जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो इस पे पूछा जा सकता है कि जियोमेट्रिक मीन वाला आपका प्रॉपर्टी कौन सा है वो लिखे, तो ये जियोमेट्रिक मीन वाला प्रॉपर्टी है। दूसरा बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर हैव अ सेम साइन, इसको सिग्नेचर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, कई बुक में इसको सिग्नेचर प्रॉपर्टी के नाम से लिखा गया है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर हैव अ सेम साइन, तीनों की साइन सेम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल में भी काम में आता है। नंबर 3, टू वेरिएबल हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप, वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर यानी ये फॉर्मूला बनेगी r अगर प्लस और -1 है और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में से कोई एक दे रखा है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं बी वाई एक्स ढूंढने के लिए 1 अपॉन बी एक्स वाई कर ले, या बी एक्स वाई ढूंढने के लिए 1 अपॉन बी वाई एक्स कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक दे रखा हो, दूसरा ढूंढने के लिए हम रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर कर सकते हैं। चौथा आप समझिए क्या प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है आर स्क्वायर कैन नॉट बी एक्सीड 1। कभी भी आर स्क्वायर की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं होगी, वो आगे भी हमने देखा था चैप्टर 1 में। और उसके ऊपर से यहाँ पर याद रखना है कि बी वाई एक्स हमेशा एक बड़ा है, अगर एक वैल्यू बड़ी है, वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 तो अनदर इज लेस देन 1, ये लिखा है मैंने। बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा बी एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, और इसी तरह अगर बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो बी वाई एक्स लेस देन 1 होगा। दोनों में से कोई एक 1 से बड़ा और दोनों में से कोई एक 1 में से छोटा होना चाहिए, इसका मीनिंग ये था।
5वें नंबर को समझते हैं हम कि यहाँ पर क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। यहाँ पर याद रखिए, लास्ट में मैंने आपको कहा था कोरिलेशन में यहाँ लिखा होता है, कोरिलेशन के बारे में लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, पर रिग्रेशन में लिखा होता है नॉट ऑफ स्केल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अफेक्ट नहीं करता, नॉट अफेक्टेड। तो कई बार इसको इस तरह से चेंज करके भी पूछ सकते हैं, नॉट अफेक्टेड वर्ड लगाया जा सकता है। और नॉट का मतलब होता है कि अफेक्ट हो रहा है, तो स्केल को अफेक्ट हो रहा है ऐसा मीनिंग है। तो यहाँ पर वर्ड्स चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले तैयार करनी है चैप्टर नंबर 2 के लिए। अब इसमें आपको टेक्स्ट बुक में से करवाता हूँ, क्या क्या आपको टेक्स्ट बुक में से करके जाना चाहिए एग्जाम। नंबर 3 में कौन कौन से प्रैक्टिकल एमसीक्यू हमें कल की एग्जाम के लिए तैयार कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स आपकी नई बुक में दे रखे है उसको पहले समझा देता हूँ। बी वाई एक्स की वैल्यू -1.7 है, बी एक्स वाई 0.7 है। क्या इसके ऊपर से आर की वैल्यू 1 से नीचे आ रही है? तो वो सही पॉसिबल है, वो पॉसिबल है मतलब, नहीं तो ये गलत है। तो लिखिए 1.7 इंटू 0.7 और ये 1.19 हो रहा है, उसका अंडर रूट करने से 1.09 आ रहा है। आर कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है, याद रखिए। बी वाई एक्स -0.8 है, बी एक्स वाई -0.45 है, आर 0.6 है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि तीनों की साइन सेम होनी चाहिए। आर की साइन 0.6 माइनस में होनी चाहिए थी तो सही होता। थर्ड क्वेश्चन समझ लीजिए, एक वैल्यू आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट की -4 दे रखी है और दूसरी -0.25 दे रखी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या इसका आंसर आर का 4 इंटू 0.25 होता है 1, और 1 का अंडर रूट करने से भी 1 आएगा। तो वो अगर 1 आंसर आ रहा है, आर का आंसर +1, तो ये लिखी हुई बात सही है कि 2 रिग्रेशन लाइंस इज कोइंसाइड। ठीक है, फोर्थ अब समझते हैं, 2 वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड हेंस द रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर। ये बात भी सही है, अनकोरिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, अनकोरिलेटेड है, तो उसका रिग्रेशन लाइन का परपेंडिकुलर होगा, 2 रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होगी। और लास्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, गलत है, नॉट ऑफ स्केल आना चाहिए, तो ये फॉल्स है, नॉट लिखा हुआ सही ऑप्शन है। चलिए इसके बाद फिल इन द ब्लैंक में बात करते हैं। सबसे पहली, ये जितनी चीज़ें मैंने टिक करी वो सब करके आपको कल एग्जाम में जानी है। आर की वैल्यू आपको बतानी है, 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको दे रखे हैं, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, ऐसे जो भी समझ लीजिए, दोनों दे रखे हैं। 0.8 और 0.2 को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका अंडर रूट करना है, तो आंसर होना चाहिए 0.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना है, जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर से। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पर 2 परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल 0.5 उसका आंसर है, हेंस द अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज व्हाट। दूसरा क्या है वो आपको बताना है। वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट 2 परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स, तो आर की वैल्यू +1 है, आर आपको दे रखा है +1, ये आपको बी एक्स वाई या बी वाई एक्स दे रखा है 0.5, तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो 1/0.5 कर दीजिए, आपको दूसरा वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता चल जाएगा जो कि 2 होना चाहिए। मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ध्यान दीजिए क्यों अप्लाई करी समझिए, 2 परफेक्टली कोरिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है इसलिए। तो 1/0.5 कर दीजिए, तो दूसरा वाला कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन 2 होगा, चेक कर लीजिएगा। यस, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो आपको इसका आंसर देना है कि कोरिलेशन 0 होगा, इन दोनों के बीच कोरिलेशन 0। एक बार चेक कर लेते हैं थर्ड का आंसर, यस 0। चलिए फोर्थ, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ, तो 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीप्लाई करके उसको अंडर रूट करना, मतलब जियोमेट्रिक मीन हुआ। फिफ्थ आपको याद रखना है, ग्रेटर एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन, ये पूछने का चांसेस बहुत है एग्जाम में। ग्रेटर द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन, तो याद रखना है ये पहली ब्लैंक में क्या आना चाहिए, ग्रेटर लिखा हुआ एंगल, तो लेस आंसर आना चाहिए।